चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा नंबर ऑफ स्टेट इन एनर्जी रेंज ई टू ई प्लस डेल्टा ई। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है डिराइव द नंबर ऑफ स्टेट इन एनर्जी रेंज ई टू ई प्लस डेल्टा ई से लेकर ई प्लस डेल्टा ई तक रेंज के लिए आपको एनर्जी जो है वो डिराइव करनी होती है। चलिए कैसे डिराइव करते हैं हम आज देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंसीडर रीजन ऑफ फेज स्पेस। कोई हमने क्षेत्र माना, रीजन मतलब क्षेत्र, रीजन ऑफ फेज स्पेस हैविंग मोमेंटम बिटवीन P एंड P प्लस डेल्टा P। हमने कोई फेज स्पेस का रीजन मान लिया जहां पर जो मोमेंटम है वो P और P प्लस डेल्टा P के बीच का है एंड एनर्जी जो है E एंड E प्लस डेल्टा E के बीच में है। मतलब हमने कोई फेज स्पेस माना है, फेज स्पेस का कोई रीजन माना, क्षेत्र जिसमें जो मोमेंटम है वो P और P प्लस डेल्टा P के बीच में है, क्योंकि मैं एनर्जी रेंज निकालना है E से लेकर E प्लस डेल्टा E तक, मतलब इसके दोनों के बीच में, और एनर्जी जो है E एंड E प्लस डेल्टा E के बीच में है। या फिर लिख सकते हैं एनर्जी रेंज E टू E प्लस डेल्टा E, चाहे जैसे लिखेंगे आप लोग। आपने देखा जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट और पोजीशन कोऑर्डिनेट था, सिंस पोजीशन कोऑर्डिनेट, और इसको हमने कई बार देख लिया है। इसके पहले जब हम फेज स्पेस पढ़ा रहे थे उस चैप्टर में भी देखा था, फिर हमने इसमें फेज स्पेस पढ़ा है उसमें देखा, लास्ट के वीडियो में भी आपने देखा। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट हमने क्या माना था, x, y, z, और इसके लिए जो स्मॉल वॉल्यूम था, स्मॉल वॉल्यूम, इसे हम dv से रिप्रेजेंट करते हैं, ये dx मल्टीप्लाई में dy मल्टीप्लाई में dz हुआ करता था, ठीक। एंड हमने मोमेंटम स्पेस क्या माना था, सॉरी मोमेंटम कोऑर्डिनेट क्या होता था, px, py, pz। इसके लिए जो हम स्मॉल वॉल्यूम निकालते थे, स्मॉल वॉल्यूम, इसे हम डी गामा से रिप्रेजेंट करते थे, दैट इज dpx मल्टीप्लाई में dpy मल्टीप्लाई में dpz हुआ करता था या नहीं। सब लोग चैट सेक्शन में लिखो, सबको समझ में आ रहा है, चैट सेक्शन में लिखिए सब लोग। उसके बाद स्मॉल वॉल्यूम निकाल लिया हमने पोजीशन के लिए एंड स्मॉल वॉल्यूम निकाल लिया हमने मोमेंटम के लिए, ठीक। अब हम निकालेंगे कि हमारा फेज स्पेस के लिए क्या होता है। तो हम जानते हैं कि स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, इसको हम डी टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू dv मल्टीप्लाई में डी गामा। मतलब ये वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम कोऑर्डिनेट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ये सब लोग जानते हो। वैल्यू रखेंगे, dv की वैल्यू क्या है, ऊपर से देखेंगे dx मल्टीप्लाई में dy मल्टीप्लाई में dz, एंड डी गामा की वैल्यू है dpx मल्टीप्लाई में dpy मल्टीप्लाई में dpz, ठीक। हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में इसको देखा भी था, dx इंटू dpx एक में किया था एंड dy मल्टीप्लाई में dpy एक में किया था एंड dz मल्टीप्लाई में dpz एक ब्रैकेट में, और सब मल्टीप्लाई में है। और अगर लास्ट वीडियो ने देखे हो तो आई बटन में लिंक दिया जा रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ एक तरफ से देखा करो, बीच बीच में से देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, स्किप होता रहेगा, क्योंकि ये जो चलती है कि एक प्रकार की सीरीज चलती है, और सीरीज में ऐसा होता है कि कुछ पहले वीडियो में बताया जाता है, कुछ अगले वीडियो में, कुछ अगले वीडियो में, ऐसा है। ऐसा नहीं कि आपको एक ही वीडियो में सारा नॉलेज दे दिया गया, ऐसा तो है ही नहीं। अगर हम मान लीजिए रिवीजन भी कराएंगे फिर भी इस वीडियो की तरह नहीं होगा, इसमें व्याख्या किया जाता है, इसको अगर पढ़ेंगे तभी रिवीजन भी समझ में आता है, अदरवाइज रिवीजन भी नहीं आएगा, अनसॉल्व भी नहीं आएगा, आगे चल के हम अनसॉल्व सॉल्व कराने वाले वो भी नहीं आएगा। और इसके बाद हमारा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज। देखिए आपको प्राइम मेंबरशिप अगर ज्वाइन करना होगा, इसके लिए अगर आपको अनसॉल्व का सॉल्यूशन चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप वीडियो पढ़ सकते हैं, टोटल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अनसॉल्व टोटल चाहिए,
अनसॉल्व सॉल्व कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी के लिए आपको सिर्फ 199 का अगर प्लान ज्वाइन करे रहेंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको नहीं करना, आप ये वीडियो आराम से पढ़िए, पूरा समझाया जाएगा इसमें। लेकिन अनसॉल्व अगर सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन तो हम बताएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि पिक किए जाते हैं और लास्ट में ये चैप्टर खत्म होने के बाद बताए जाते हैं, वो प्राइम मेंबरशिप के लिए है। तो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डी टाउ इक्वल टू डी वी इंटू डी गामा हो गया, ये वैल्यू हमने रख दिया। अब हम जानते हैं कि लास्ट वीडियो में आप जाकर देख लीजिए, इसकी वैल्यू एच के बराबर आई थी, क्योंकि ये होता है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एच अपान 4 पाई, एच अपान 4 पाई, एच अपान 4 पाई, 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई का क्यूब मतलब 64 पाई का क्यूब। तो 1 अपान 64 पाई क्यूब करेंगे तो बहुत वैल्यू कम आ जाती है, 0.00 में लगभग आएगी, तो उसका मतलब होता नहीं। इसकी जगह एच इंटू में एच कर दिया। पिछली वीडियो जो देखे होंगे उनको समझ में आओगा, अदरवाइज तो हवा में चला गया होगा जितना हमने बोला। ठीक, इसलिए कहता हूँ एक तरह से देखा करो, एच क्यूब हो गया। ठीक, ये क्या है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डी टाउ। और जो ये स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस है, इसी को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन सेल, किसी एक सेल का वॉल्यूम। फेज स्पेस का जो स्मॉल वॉल्यूम है वही क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन सेल। अगर हम यहीं पर निकालें टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, अब दिखेगा ये स्मॉल वॉल्यूम हमारा मिला था डी टाउ। टोटल के लिए हम जब निकालते हैं तो उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो टोटल के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ। इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ की वैल्यू रखेंगे डी एक्स मल्टीप्लाई में डी वाई मल्टीप्लाई में डी जेड, ठीक, एंड डी पी एक्स मल्टीप्लाई में डी पी वाई मल्टीप्लाई में डी पी जेड। क्या ये सही है? अरे वाह, कई लोग लिख रहे हैं हाँ सर सही है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेट रखे गए हैं, दैट इज ए फेज स्पेस। जब 6 कोऑर्डिनेट रखे गए हैं तो 6 बार इंटीग्रेशन होगा, ऐसा 6 बार इंटीग्रेशन किया जाएगा, समझिएगा। ये हुआ मतलब 6 बार, 6 कोऑर्डिनेट है तो 6 बार इंटीग्रेशन करोगे ना, जितने कोऑर्डिनेट होंगे। तो हम जानते हैं सिंस कि इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा ही लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ये पोजीशन कोऑर्डिनेट का जो इंटीग्रेशन होता है ये क्या होता है, वॉल्यूम के बराबर आता है। मतलब डी एक्स, ये डी से एक इंटीग्रेशन कटेगा, इस डी से एक इंटीग्रेशन कटेगा, इस डी से एक इंटीग्रेशन, एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर आयतन, उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आएगा। इसके यहाँ क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। तो यहाँ पर 3 इंटीग्रेशन तो कट गया, बचा 3 इंटीग्रेशन, 1 2 3, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हमारा बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आई ना 3 इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू बचा क्या, डी पी एक्स मल्टीप्लाई में डी पी वाई मल्टीप्लाई में डी पी जेड। सबके लिए अलग अलग, जेड के लिए ये वाला इंटीग्रेशन, वाई के लिए ये, एक्स के लिए हम यहाँ पर दिखाए नहीं है कि यहाँ पर लिखना पड़ता है एक्स वाई जेड, बट कोई दिक्कत नहीं, आप न दिखाओ कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, 6 दिखा दो बस। तो यहाँ पर 3 और इसकी वैल्यू है तो हमारी v आ गई थी, तो हम इंटीग्रेशन में तो लिखेंगे नहीं उसको, क्योंकि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू v आई थी। d से इंटीग्रेशन कटा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कटा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कटा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर v। तो ये वैल्यू v आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस निकालने तो इतना आ गया, इतना आ गया। हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए, dpx dpy dpz की होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखेंगे यहाँ पर, जहां पर वेयर इंटीग्रेशन ऑफ डी पी एक्स मल्टीप्लाई में डी पी वाई मल्टीप्लाई में डी पी जेड है, क्या क्या है, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस है। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या था, इंटीग्रेशन लग जाता तो टोटल लिख दिया जाता है, ये क्या था पोजीशन स्पेस के लिए, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, मोमेंटम स्पेस, यही इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के भी इक्वल होगा यही, स्फेरिकल सेल ऑफ पी रेडियाई या पी रेडियस एंड डेल्टा पी थिकनेस। मतलब ये जो
मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम होगा ये किसी स्फेरिकल सेल के वॉल्यूम के बराबर आता है। ये सभी लोग जानते हैं कि जो मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम तो भी जानते हो, और जो मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम होता है वो स्फेरिकल सेल के बराबर आता है। स्फेरिकल सेल का रेडियस हमने पी रख दिया और उसका थिकनेस हमने डेल्टा पी रख दिया। सो यहां तक नोट डाउन करें, फिर हम उसके आगे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहां पर हमने क्या किया, कोई स्फेयर बना लिया और ये स्फेरिकल सेल ऐसे तो बनता है जिसकी थिकनेस डेल्टा पी और रेडियस जो है वो क्या है, पी है। रेडियस हमने मान लिया पी है और थिकनेस उसकी डेल्टा पी है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल या स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू मतलब रेडियस का क्यूब, पी का क्यूब, यही तो लिखते हो, यही तो लिखते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4/3 पाई, पी बराबर क्या होता है √2me। अब काफी बच्चों को तो यही नहीं पता, अब यही सॉल्व करा के दिखाना पड़ेगा। मोमेंटम बराबर √2me कैसे आया, अब देखिएगा ये एक डायनेमिक सिस्टम है जो कि मूव करता रहता है, मतलब रेस्ट एनर्जी 0। तो टोटल एनर्जी हम जानते हैं, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में रेस्ट एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, इधर बचा काइनेटिक एनर्जी, इधर बचा टोटल एनर्जी। ठीक, एंड वी नो दैट, सिंस वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ mv², इसे मोमेंटम के रूप में लिखेंगे 1/2, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे m² v² बाई m, तो ये क्या हो जाएगा 1/2m इंटू में p बराबर mv होता है। तो सिंस p² बराबर p बराबर mv लिख लीजिए, p बराबर mv, तो p² बराबर m² v²। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारा टोटल एनर्जी के बराबर भी होएगा। टोटल एनर्जी हमने E रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से अगर P की वैल्यू निकालें तो p² बराबर 2me, एंड अगर P की वैल्यू निकालें तो √2me। ठीक, ये वैल्यू आती है तो √2me। यहाँ तक तो समझ में आया। सो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 4/3 पाई, ये पावर अंडर रूल है तो इसको पावर में 1/2 लिख सकते हैं, तो 2me की पावर 3/2 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। ये निकला वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। तो ये यही वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। यही जो हम निकाल रहे हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, तो हम लिख सकते हैं हेंस टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस इज इक्वल टू v इंटू में इसकी वैल्यू क्या निकली, ये वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल इसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू निकलती है 4/3 पाई 2me पावर 3/2, यही तो निकलेगा। ए भाई देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस हम इतना निकाल रहे थे, अब इसकी वैल्यू हम बताएंगे कि इसकी वैल्यू होती टोटल वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, यही हमारे स्फेरिकल सेल के वैल्यू बराबर होगा। अब स्फेरिकल सेल की हमने वैल्यू निकाली तो इतनी आ गई, तो इसकी जगह पर इतना लिख सकते हैं ना, ये। तो ये तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस आ गया, फेज स्पेस की टोटल वॉल्यूम। अब हम यहां पर निकालेंगे नंबर ऑफ फेज सेल कितना होगा, हेंस हियर नंबर ऑफ फेज सेल। नंबर ऑफ फेज सेल कैसे निकालेंगे, जिसे हम साई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, टोटल, ये पिछले वीडियो में भी फार्मूला आपको मिला था, टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सेल, किसी एक सेल का वॉल्यूम, मतलब टोटल फेज स्पेस से अगर किसी एक सेल का वॉल्यूम निकाल दें तो एक फेज सेल का नंबर पता चल जाएगा, मतलब कितने नंबर्स हैं, कितने सेल्स हैं उसमें, वो पता चल जाएगा। अगर हम टोटल वॉल्यूम में से किसी एक सेल की वॉल्यूम को हम डिवाइड कर दें तो वैल्यू रख देंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस ये निकला v इंटू 4/3 पाई 2me की पावर 3/2 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन सेल h³ निकला था। आप पेज को हटाइए, देखिए पेज पलटिए, वॉल्यूम ऑफ
वन सेल, हमने यहाँ यहीं पर बताया था एच क्यूब, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं 4 पाई वी अपान 3h का क्यूब मल्टीप्लाई में 2m e की पावर 3/2। तो ये आया हमारा साई ई, ठीक, ये हमारा आ गया साई ई। सो नोट डाउन करें फटाफट, नोट डाउन करेंगे इस साइड भी। थोड़ा लंबा जा रहा है क्या? लंबा कहाँ है, कितना छोटा सा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सर आप तो बोलोगे सिंपल सा ना, हम लोगों के लिए हार्ड है, तुम लोगों के लिए कैसे हार्ड है? पढ़ते कम हो क्या? नहीं सर पढ़ते तो हैं, खेलते ज़्यादा हैं, पढ़ते कम है थोड़ा सा, तभी नहीं समझ में आता। पढ़ना ज़्यादा, खेलना बंद। नहीं बंद मत करो, थोड़ा खेलो लेकिन कम खेलो। चलिए देखते हैं ये निकला क्या। दिस इक्वेशन गिव्स नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, लिखिए माइक्रोस्टेट आर, नंबर ऑफ फेज सेल इन एनर्जी स्टेट बिट एनर्जी स्टेट कहां से कहां तक, 0 to E, 0 से लेकर E तक एनर्जी स्टेट के लिए ये वैल्यू मिली। तो हमें चाहिए कहां से कहां तक, हमने हेडिंग में लिखवाया था, मतलब हमारी वैल्यू निकालनी है E से लेकर E प्लस डेल्टा E तक। तो फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ फेज सेल between the energy E and E plus delta E, differentiating the above equation with respect to delta E। मतलब E से लेकर E प्लस डेल्टा E के बीच में जो एनर्जी स्टेट में हमें अगर फेज सेल पाना हो, मतलब नंबर ऑफ फेज सेल, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के, मतलब डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा E, इस इक्वेशन को हम डेल्टा E के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा साई E अपान में डेल्टा E इज इक्वल टू, ये तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर कर लिया जाता है, 4 पाई वी अपान 3h का क्यूब। यहां पर देखिए ये भी कांस्टेंट है 2m, क्योंकि E के सापेक्ष करना है ना, तो 2m पावर 3/2 भी कांस्टेंट है, 2m की पावर 3/2 मल्टीप्लाई में यही हमारा होगा डेल अपान डेल्टा E की पावर 3/2। ऐसे ही तो होगा, क्योंकि इतना तो वैल्यू हमारी कांस्टेंट है। काफी बच्चे तो सिर्फ 2m निकाल लेते हैं, देखो बच्चों पूरे का पावर 3/2 है, पावर में 3/2 निकलेगा। तो ये क्या हो गया, डेल साई E अपान डेल E इज इक्वल टू 4 पाई वी अपान में 3h का क्यूब। इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3/2 है। कैसे लिखोगे, देखो 2 की पावर 3/2, तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 1 मल्टीप्लाई में 2 पावर हाफ, क्योंकि 1 प्लस हाफ जोड़ोगे तो 3/2 बचता है, तो 2 को 2 लिखते रहते हैं, 2 पावर हाफ √2। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इसको 2 पावर 3/2 को इधर देखना कैसे लिखा गया है, ठीक। 2 इंटू m की पावर 3/2 मल्टीप्लाई में e की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/2 हमारा आगे चला आएगा, e पावर 3/2 में से एक घटा देंगे, ये तो होता है यानी x पावर n-1। अब डिफरेंशिएशन भी थोड़ी सिखाएंगे, 3/2 में से घटाइए 1/2 बचा, ठीक। इधर 2 से इधर 2 कैंसिल, ये पावर में है m की पावर 3/2, इसको कट मत कर देना, इधर 3 से इधर 3 कैंसिल, तो मिला क्या आपको 4 पाई v इंटू में √2 m की पावर 3/2 अपान में h क्यूब मल्टीप्लाई में e की पावर हाफ, ऐसा। या फिर इसे लिख सकते हैं, ये तो निकला डेल साई e अपान में डेल e, डेल इसको उधर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो डेल साई e इज इक्वल टू 4 पाई वी अपान h का क्यूब मल्टीप्लाई में m की पावर 3/2 √2
ई इंटू में डेल्टा ए, ये निकला। डेल्टा साई जो होगा ये ओमेगा ई के बराबर आएगा, ओमेगा ई इज इक्वल टू 4√2 पाई वी अपान में एच का क्यूब एम की पावर 3/2 मल्टीप्लाई में अंडर√e डेल्टा ए। जहां पर अगर हम दिखाना चाहें वेयर ओमेगा ई, वेयर ओमेगा ई, ओमेगा बहुत कठिनाई से बनता है ना, ओमेगा ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट बिटवीन द एनर्जी लेवल ई टू ई प्लस डेल्टा ई, ई टू ई प्लस डेल्टा ई, ये समझ लेना, इसे लेकर ई प्लस डेल्टा ई के बीच में नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है, नोट कर लीजिए। समझ में आया सब बच्चों को? क्लियर होता है? नोट डाउन कीजिए फटाफट, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार फिर से इसको रिवाइज करके आप लोग देख लीजिए और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पहले वो समझ लेंगे। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट दिखाइए कि जो ट्रैजेक्टरी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो इलिप्स होता है। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो ट्रैजेक्टरी वो होता है दैट इज इलिप्स, ये हमें प्रूव करना है। सर कहाँ आप मैकेनिक्स में आ गए, इधर मैथ में। देखो होता है, मैथ के कई टॉपिक्स फिजिक्स में मिलते हैं, बस थोड़ा सा उसको प्रूव करने का सिलसिला दूसरा होता है। मैथ में आप प्रूव करते हो कुछ दूसरे तरीके से, फिजिक्स में आप कुछ दूसरे तरीके से। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए ये टॉपिक जरूर याद रखिएगा। इसमें काफी ज्यादा चांसेस होती है, मतलब आप मान लीजिए 80% चांस होते हैं इसको आने के कि सो दैट ट्रैजेक्टरी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इलिप्स, या तो इस प्रकार पूछा जाए, या फिर इसका दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि डिराइव फेज स्पेस डायग्राम ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आपको फेज स्पेस डायग्राम डिराइव करना है किसी एक डायमेंशनल ऑसिलेटर के लिए। तो ये हमारी हेडिंग है कि फेज स्पेस डायग्राम ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। हमने आपको बताया फर्स्ट जैसे दिया गया, या तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो ये क्वेश्चन कि डिराइव फेज स्पेस डायग्राम ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, ऑसिलेटर क्या होता है। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, इससे अगर हम किसी पार्टिकल को लटका दें तो जो पार्टिकल ऑसिलेट करता है ऐसे, जो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, जो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटर। और ये मूवमेंट क्या कहलाता है, ऑसिलेशन। और जो पार्टिकल मूव करता है इस प्रकार से वो हमारा क्या कहलाता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम, वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑसिलेटर। तो लिखेंगे कंसीडर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हमने कोई वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया क्योंकि हम वन डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल में से कुछ नहीं, मतलब हम वन डायमेंशनल पढ़ रहे हैं। तो कंसीडर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास स्मॉल m, जिसका मास स्मॉल m है, एंड फ्रीक्वेंसी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है, विदाउट एनी डैम्पिंग फोर्स, मतलब इधर कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं लग रहा है, डैम्पिंग फोर्स फ्री है, मतलब बिना कोई डैम्पिंग फोर्स लगे उस हार्मोनिक ऑसिलेटर का मास m है एंड फ्रीक्वेंसी जो है न्यू है, विदाउट एनी डैम्पिंग फोर्स। क्लियर? सिंस it is one dimensional harmonic oscillator, मतलब ये क्या है, एक डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। अगर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है पी एक्स पी वाई पी जेड, तो वहां से कोई एक लिया जाएगा, चाहे पी एक्स लिया जाए, चाहे पी वाई लिया जाए, या फिर पी जेड लिया जाए, है तो एक ही में, चाहे इधर मूव करे, चाहे इधर मूव करे, चाहे आपकी तरफ या इधर मूव करे, तो लिया तो एक ही जाएगा,
लिया तो एक ही जाएगा, चाहे इधर से ले लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर px ले लेते हैं, py ले लीजिए, pz ले लीजिए, एक ही लिया जाएगा क्योंकि ये एक डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंस इट इज वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो जो पोजीशन होगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, मान लीजिए x मान लिया हमने, आप y मान लीजिए, z मान लीजिए, जो भी मान लिया, ठीक है, क्योंकि एक डायमेंशनल है इसलिए। एंड जब x माने हैं तो मोमेंटम कोऑर्डिनेट उसके लिए क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, px हो जाएगा। मतलब जब पोजीशन कोऑर्डिनेट x है तो मोमेंटम कोऑर्डिनेट px होगा। अगर हमने मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट y लिया होता, मोमेंटम कोऑर्डिनेट py लेते, z लिया होता तो pz लेते, क्योंकि एक डायमेंशनल है, किसी भी एक को हमको लेना है। और हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है वो भी लिख लेंगे, वी विल कैलकुलेट a number of phase cell, a number of phase cell in the एनर्जी रेंज 0 to E, मतलब 0 से लेकर E तक एनर्जी रेंज में हमें नंबर ऑफ फेज सेल हमको निकालना है। जो टोटल एनर्जी होगी, मतलब जब ये मूव कर रहा है, ऐसे पेंडुलम मूव कर रहा है जैसे पेंडुलम की तरफ, हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो टोटल एनर्जी आप लिखेंगे, टोटल एनर्जी, देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv² प्लस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, हाफ kx²। ये आपको क्लास 12th में डिराइव किया गया था, आपने शायद फर्स्ट ईयर में भी देखा रहा होगा। जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर लेते हैं, मतलब कोई वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी आती है दैट इज हाफ mv², एंड जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आती है दैट इज हाफ kx²। यहां तक तो क्लियर है। अगर हम इसे P के रूप में लिखना चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ m²v² अपान में m, क्योंकि ये m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m²v² अपान में ये क्या हो जाएगा m प्लस में हाफ kx²। तो इधर हो जाएगा हाफ m²v² लिखेंगे p²/m प्लस में हाफ kx²। यहां पर लिख सकते हैं सिंस p = mv। जब P = mv होता है तो P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p² = m²v²। ये हमारी वैल्यू निकली E की। या फिर हम इसको कुछ इस प्रकार से रीअरेंज करेंगे ताकि वो कुछ एक प्रकार की इक्वेशन बन जाए। अभी हम बता रहे हैं इसको कैसे करना है। E को हम इधर डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या हमको, 1 = ये हो जाएगा p² अपान में 2me प्लस में ये kx² है ना, तो हम इसे नीचे ले जाएंगे, x² के रूप में लिखेंगे, x² अपान में k जब ले जाएंगे तो k नीचे जाएगा। अगर ना समझ में आ जाए तो x² लिखे रहिए, भी हम चेंज कर देंगे। e जब नीचे आएगा क्या हो जाएगा 2e। x² अपान a प्लस में y² अपान b = 1 किसका इक्वेशन होता है, इलिप्स का, दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अगर हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं तो अब a और b की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं कंपेयर करके। तो हम इसके फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं x² अपान में 2e अपान में k। देखिएगा 2e अपान के है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर में बचेगा x² के, तो x² अपान में 2e अपान में k प्लस में p² अपान में 2me = 1। अब ये इक्वेशन कैसा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा। दिस इक्वेशन इज लाइक एज, दिस इक्वेशन इज like the equation of ellipse, like the equation of ellipse। ये इलिप्स के इक्वेशन जैसा। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है कि x² प्लस में y² इज इक्वल टू 1। तो इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम इसे कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग की इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को जब कंपेयर करेंगे तो a² बराबर कितना निकलेगा,
2e/k, या फिर अगर a की वैल्यू निकालें तो 2e/k अंडर रूट में हो जाएगा। इसी प्रकार b स्क्वायर की वैल्यू निकालें, b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2me, 2me, या फिर b की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2me, मतलब a की वैल्यू और b की वैल्यू यहां से हमें फाइंड हुआ। और हम जानते हैं हमें इलिप्स में अगर दिखाना हो तो हम जानते हैं कि किसी गोले को पकड़ के थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो वो कैसा बन जाता है, इलिप्स। तो मतलब इलिप्स का डायग्राम कैसे होता है, ध्यान समझेंगे, कुछ ऐसा होता है। और ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, इसकी वैल्यू a होती है, इसकी वैल्यू b होती है। तो a की वैल्यू क्या आपने निकाला √2e/k, और b की वैल्यू निकाला √2me। और ये जो पॉइंट हमारा इसके सरकमफ्रेंस पर दिख रहा है, परिधि पर, दैट इज रिप्रेजेंट एनर्जी। ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ पा रहे हैं। ये हमारा ओ हो गया ओरिजिन, कंफर्म। अगर हम एरिया निकालें इस इलिप्स का, एरिया ऑफ इलिप्स का एरिया क्या होता है, एरिया को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है पाई स्मॉल a इंटू बी। पाई a की वैल्यू क्या आती है, ये √2e/k इंटू में b की वैल्यू है √2me, ठीक, ये a की वैल्यू निकल गई। ईच फेज सेल हैज इक्वल एरिया, सभी के पास इक्वल एरिया है, जितने फेज सेल हैं सबके पास इक्वल है। मतलब अगर बात करें x डॉट p x की वो भी h होगा, y डॉट p y की वो भी h होगा, एंड z डॉट p z की तो वो भी h ही होगा। जितने भी फेज सेल होंगे सबका इक्वल एरिया होगा, सब h के बराबर, ठीक। नोट करें यहां तक फटाफट, सब लोग नोट डाउन करें, यहां तक तो क्लियर हुआ, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये तो निकल गया। अगर हम नंबर ऑफ फेज से निकालें, सो द नंबर ऑफ फेज सेल को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, कहां से कहां तक, बिटवीन 0 टू e। क्या निकलेगा, एरिया ऑफ इलिप्स का एरिया, पूरे इलिप्स का एरिया, और उसमें एक सेल का डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ सेल। इलिप्स का एरिया क्या है टोटल, हमने निकाला कि पाई अंडर रूट 2e/k इंटू में अंडर रूट 2me अपान में एरिया ऑफ सेल h, सेल का एरिया क्या है, h है। ये हमें वैल्यू मिली। मतलब आपको इसे लिख सकते हैं कि π/h इंटू अंडर रूट में 2e/k अंडर रूट में 2me लिख सकते हैं, कंफर्म। और तो अच्छी तरीके से लेना चाहें e इंटू ई स्क्वायर होगा तो e बाहर हो जाएगा, पाई h, और 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये भी बाहर हो गया, 2πe/h इंटू में अंडर रूट में क्या बचा, 2 भी बाहर हो गया, इंटू ई भी बाहर हो गया, बचा m/k, ये बचा साई e की वैल्यू। यहां पर अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें, सिंस जो फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू को हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम सभी को पता है 1/2 पाई इंटू में अंडर रूट k/m। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, या फिर 1/न्यू की वैल्यू निकालें तो 2 पाई अंडर रूट m/k हो जाएगा। इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर, कोई सा भी बना लो, जो भी बना हो, इक्वेशन नंबर 2। अगर फर्स्ट हमने पहले बनाया हो, नहीं बनाया हो तो फर्स्ट बना लीजिएगा, 1/न्यू, ठीक। तो 1/न्यू 2 पाई अंडर रूट m/k, 2 पाई अंडर रूट m/k की जगह हम 1/न्यू लिख सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो यहां पर क्या लिखेंगे, साई इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k की जगह 1/न्यू, तो मतलब e/h न्यू, या फिर अगर हम e की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, साई e इंटू में h न्यू, ये आई हमारी e की वैल्यू। यहां पर लिखेंगे इफ, ये तो हमारा आंसर आ गया, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे, इफ द हार्मोनिक ओसिलेटर सो ओसिलेट, यदि हार्मोनिक ओसिलेटर इस प्रकार ओसिलेट करे, दैट द नंबर ऑफ फेज सेल कैन टेक
ओनली इंटीग्रल वैल्यू इस प्रकार हार्मोनिक ऑसिलेट करे कि वो केवल और केवल इंटीग्रल वैल्यू रख सके, तो यहां पर हम लेंगे इंटीग्रल वैल्यू रख सकता है तो n इक्वल टू 0 1 2 3 रखेंगे, मतलब साई ई इज इक्वल टू 0 1 2 3 सो 1 हो जाएगा। तो साई की जगह हम क्या रख सकते हैं 0 1 2 3, और या फिर इसको हम लिख सकते हैं नंबर, इंटीग्रल वैल्यू है ना, इंटीग्रल वैल्यू को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां से e की वैल्यू आ जाएगी आपकी n इंटू में h न्यू। समझ पाए? सो नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि सो वी कैन से दैट एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कैन अकर इन डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट। तो यहां तक आपने समझा। अगर आपको पूछा जाए फेज स्पेस डायग्राम ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर आपको बताना है तो आप यहां तक बताएंगे। अगर आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सो दैट ट्राजेक्टरी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इन इलिप्स, जब आप इलिप्स का केस जहां पर आप बताए थे कि वो एक प्रकार से इलिप्स के तरह व्यवहार करता है, मतलब इक्वेशन जो आया था वो इलिप्स की तरह आया था, तो वो उसकी तरह आप दिखाई देंगे कि मतलब जो इलिप्स का इक्वेशन दिखाए थे कि ये क्या होगा, एक इलिप्स होगा, तो वहीं तक करके छोड़ देंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।